क्योंकि ट्रम्प को हम ट्रांजैक्शनल मैन कहते हैं, वो रियल एस्टेट बंदा है। वो यही पूछता है कि मैं ये 10 रुपये लगाऊं तो मुझे क्या मिलेगा। इजराइल ने कहा कि हमारा मकसद पूरा हो गया, तो क्या सच में मकसद पूरा हो गया इजराइल? उनका लिमिटेड ऑब्जेक्टिव यही था कि ईरान न्यूक्लियर वेपन तैयार ना करे। जो ईरान ये बना रहा था सर, ये तो क्योंकि ये हमास को भी सपोर्ट करता है, ईरान करता है, प्रॉक्सी वार तो वही करवाता वही तो है। अभी कह रहे हैं कि सुबह उठ के कह रहे हैं कि वो चलो अब उन्होंने फायर कर दिया, हमको पहले ही बता दिया था, तो अभी खत्म हो गया, सब खेल खत्म, अभी हम सीज फायर करेंगे। अभी जो सीज फायर की बातें हो रही है, फिर दोनों तरफ से भी ना कर दिया गया, तो आगे क्या लगता है? ताकि ईरान ने पहले कतर को बता दिया था कि हम आप पे हमला नहीं कर रहे हैं, हम उनके जो एयरबेस है उस पर हमला कर रहे हैं, और वो लिमिटेड है, इतने मिसाइल आने वाले हैं, इतने टाइम पे आने वाला है। लास्ट में बता दीजिए कि ट्रम्प को नोबेल प्राइज मिलेगा क्या? ईरान और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसके सीज फायर का ऐलान कर चुके हैं। नौबत तो ये आ गई है कि दोनों को उनको कहना पड़ रहा है कि प्लीज़ सीज फायर एक्सेप्ट कर लीजिए। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट, जिन्हें हम ज्ञान का समंदर कहते हैं, सुरेश कोचियाल सर जी। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हैविस टीवी में। ये ट्रम्प को आखिर ये कहना पड़ रहा है कि प्लीज़ सीज फायर एक्सेप्ट कर लीजिए, क्या रीज़न है सर? मुझे एक नोबेल प्राइज चाहिए इसके लिए। सिंपल है, क्योंकि गए से हफ्ते में कहीं अफ्रीका में 2 राष्ट्र लड़ रहे थे बहुत साल से। अच्छा। उनको मना किया वाशिंगटन ने, क्या कि उन दोनों को शेक हैंड करा के फिर उसमें उन्होंने बोला मुझे नोबेल प्राइज़ नहीं चाहिए। उसी टाइम आपने देखा होगा पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की गवर्नमेंट कह रही है कि उनको नोबेल प्राइज़ देना चाहिए, मुनीर गए हैं भारत और वहाँ पाकिस्तान पे। को मिला है। तो ट्रम्प डेस्परेट है, क्योंकि इससे पहले जब इत्साक रबीन और शिमोन पेरेस और जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति शायद बिल क्लिंटन थे या जिमी कार्टर थे, जब पैलेस्टाइन और इसराइल जब पहले बार पीस किए थे, शेक हैंड किए थे, उस टाइम तीनों को नोबेल प्राइज़ मिला था। अच्छा। तो ट्रम्प को यही है कि अभी इनका लास्ट चांस है नोबेल प्राइज़ मिलने का। ये अगर कहे कि मैं रशिया और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दूं, वो नहीं हुआ उनसे। ना रशिया सुन रहा है, ना यूक्रेन सुन रहा है इनकी बात। भारत पाकिस्तान के बीच में 2-4 दिन की लड़ाई हुई थी, उसके बाद उन्होंने कहा मैंने करवाया। अभी वो भी कहीं पीछे चला गया। अभी वो कह रहे कि मैं डायरेक्टली नहीं करवाया, मैं वहाँ यहाँ से बात किया। 8 बार बयान दे चुके हैं उस। हालांकि वो बदलते रहते हैं तो, क्योंकि ट्रम्प को हम ट्रांजैक्शनल मैन कहते हैं, वो रियल एस्टेट बंदा है। वो यही पूछता है कि मैं ये 10 रुपये लगाऊं तो मुझे क्या मिलेगा। इतनी सी बात है, सीधी सी बात है। पॉलिटिशियन नहीं है वो एक रियल एस्टेट बिजनेसमैन है। वही टाइम ट्रम्प का और एक प्रॉब्लम क्या है कि उनको जो उनके लोकल कॉन्स्टिट्यूंसी, इनका आज अभी आने से 10 मिनट पहले मैं उनका एक सर्वे पढ़ रहा था, अमेरिका में लेटेस्ट सर्वेस चलते रहते हैं, कि इन्होंने ये इसराइल और ईरान का जो लड़ाई हुआ और उसके बाद अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स ने जाके जो बॉम्ब किया, क्या वो ठीक था या सही नहीं। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने, शायद 55 या 60% लोगों ने कहा नहीं, गलत था, नहीं करना चाहिए था। अमेरिका उस वॉर में होता, एक लड़ाई उनका लड़ाई है, उसमें बीच में जाके ये क्यों गए। जैसे कहते हैं ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसा हो गया, तो उनका वही हाल है। तो वो घुस गए वहाँ जाके, वो बॉम्ब डाल दिया उन्होंने। अभी कह रहे हैं कि सुबह उठ के कह रहे हैं कि वो चलो अब उन्होंने फायर कर दिया, हमको पहले ही बता दिया था, हमने उनका सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया, एयर में मार दिया उसको, अभी ख़त्म हो गया, सब खेल ख़त्म, अभी हम सीज फायर करेंगे। ना इसराइल को पूछा, ना ईरान को पूछा। सर लेकिन अभी यहाँ कतर में जो उसके एयरबेस पे हमला किया है, ईरान ने किया है, इसके बाद फिर अमेरिका ने क्या क्योंकि उसने पहले बता दिया था, पूरा फिक्स मैच था। पहले बताया था कि हम 6 मिसाइल फायर करने वाले हैं, कि आपने हमारे ऊपर 6 मिसाइल फायर किए थे। तो ईरान ने पहले बता दिया था, कल कंफर्म भी किया था कि ईरान ने पहले कतर को बता दिया था कि हम आप पे हमला नहीं कर रहे हैं, हम उनके जो एयरबेस है उस पर हमला कर रहे हैं, और वो लिमिटेड है, इतने मिसाइल आने वाले हैं, इतने टाइम पे आने वाला है, सब कुछ उसमें नुकसान कुछ नहीं हुआ है, तो मतलब क्या हुआ हमला करने का? इसमें क्या होता है कि जब 2 लोग लड़ते हैं, एक को मारता है, तो दूसरा जब तक मार नहीं खाता ना, वो मार खत्म नहीं होता। उन्होंने एक मारा तो उन्होंने एक मारा, कहता आप चलो गया, अब सब ठीक हो गया। आपको याद होगा जब भारत और पाकिस्तान के बीच में जब लड़ाई हुई थी, तो पहले जो दिन हमने उनके टेरर कैंप्स पे जो हमला किया था, तो उस दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वमिका सिंह और एयर मार्शल कुरैशी, सॉरी विंग कमांडर कुरैशी ने जो बात किया था कि हम ये नॉन एस्केलेटरी है, यानी आगे नहीं लेके जाएंगे हम इसको। लेकिन उसके बाद हमको पता है कि पाकिस्तान ने फिर हमारे ऊपर हमला किया, फिर हमने उनके ऊपर हमला किया। तो नॉन एस्केलेटरी होता है कि हमने आपको मार दिया, ख़त्म, ये खेल यहीं बंद, अब आगे मत ले जाइए। तो ट्रम्प का भी यही है कि इसके आगे ना जाए, क्योंकि अभी तो आपको याद होगा कि पता भी होगा कि
जो यूएस के बेसिस है यूएई में है, बहरीन में है, अभी एक कतर में है, और डिगो गार्सिया में है जो इंडियन ओशन में है। अच्छा। लेकिन वहाँ तक पहुँचना थोड़ा मुश्किल है ईरान के लिए। लेकिन ये जो 3 बगल बगल के इस्लामिक नेशंस है, उन पे जब हमला होता है तो खेल बदल जाता है। कल कतर को उन्होंने बता के इसलिए बॉम्ब किया कि कतर परेशान ना हो जाए। तो पहले कतर बता के यहाँ से भी आया है बयान सर कि हम बदला लेंगे, ऐसा करके आया है। वो बोलते रहते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बोलना पड़ता है, न तो फिर आप नोबड़ी हो जाएंगे उसके लिए, आपको कोई सीरियसली नहीं लेगा। तो आप जिसके हाथ में लाठी उसकी भैंस है, वही हाल है। अच्छा सर, ये सीज फायर के लिए जब ऐलान किए थे 3:40 पर ट्रंप ने कहा था, तो इजराइल की तरफ से भी सहमति बन गई थी, ईरान की तरफ से भी सहमति बन गई थी, दोनों तरफ से। बाद में फिर दोनों ने मना कर दिया। इजराइल ने कहा कि हमारा मकसद पूरा हो गया। तो क्या सच में मकसद पूरा हो गया इजराइल का? हाँ जी, उनका लिमिटेड ऑब्जेक्टिव यही था कि ईरान न्यूक्लियर वेपन तैयार ना करे, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन जब आपको पीसफुल पर्पस के लिए चलाना पड़ता है, जैसा उनका जो फोर्डो जो न्यूक्लियर बेस था फोर्डो का, वहाँ उन्होंने माउंटेन के नीचे रखा था एनरिचमेंट प्लांट। ईरान 60% प्योरिटी तक पहुँच गया यूरेनियम से। यूरेनियम में क्या होता है, अब जब डोमेस्टिक यूज़ के लिए यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। अगर एक नेशन 40 तक पहुँच गया तो इसका मतलब है कि वो कुछ करने वाला है उसके साथ, क्योंकि आपको प्योर यूरेनियम 90% बन जाए, 90% बन जाए तो आप वेपन बना सकते हो उसका। तो ये नहीं कि न्यूक्लियर वेपन कैसे बनता है, उसका एक डिलीवरी मैकेनिज्म होता है, एक मोटर होता है, एक लॉन्च व्हीकल होता है, उसके साथ सामने जो अगर आप एक्सप्लोजिव लगाते तो एक्सप्लोजिव लगा सकते हैं, न्यूक्लियर वेपन हो तो न्यूक्लियर मटेरियल लगा सकते हैं। लेकिन कोई देश न्यूक्लियर वेपन यूज़ नहीं करेगा, सबको पता है क्या होगा उसके बाद। सर लेकिन अमेरिका के पास है, इजराइल के पास भी है, हमारे पास है। 9 देशों के पास है। अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा है, करीब 600 है। लेकिन आज तक आपने सुना कभी अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी के बाद कभी यूज़ किया? नहीं, ये मतलब इसके रूल्स है, ऐसे थोड़ी कर सकते हैं। लेकिन अगर ईरान बना रहा था और वो कह रहा है कि हम अपने प्रोटेक्शन के लिए बना रहे हैं, क्योंकि हर कोई तो इसी को कह के बनाया है, तो फिर क्या दिक्कत थी, कहाँ दिक्कत थी, क्यों चढ़ गई इस्लामिक बॉम्ब बन रहा था। अच्छा। तो आप पूछ सकते हैं कि पाकिस्तान के पास भी है। हाँ। पाकिस्तान भी इस्लामिक नेशन है, लेकिन पाकिस्तान के पास जो उनके न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसके सारे चाबी अमेरिका के पास है। पाकिस्तान वहाँ से एक भी हटा भी नहीं सकता वो। जैसे कैराना हिल्स पे हमने हमला किया था, जब वो 4 दिन की लड़ाई हुई थी पाकिस्तान के साथ, हमने कैराना पे अटैक किया था। जैसे हमने कैराना पे अटैक किया था, हिल्स पे ऐसी है वो भी कि टनल के नीचे रखा है, बड़ा बड़ा पहाड़ उसके नीचे रखा है। यूएस पैनिक हो गया पाकिस्तान से ज़्यादा कि भैया आप तो ये मारेगा तो ख़त्म हो जाएंगे। सीज फायर के लिए वही उतावले हो वहीं तो उन्होंने सिर्फ हमको नहीं, उसके बाद अभी पता चल रहा है कि उन्होंने सऊदी अरब का भी फॉरेन मिनिस्टर को बात किया था। फॉरेन मिनिस्टर का मैं किससे बात करूं, तो उन्होंने कहा जयशंकर जी से बात कीजिए। तो वो सारा बातचीत हुआ था। ये डर था कि इजराइल को प्रिंसिपली, क्योंकि ईरान बोल रहा है कि इजराइल हैज़ नो राइट टू एग्जिस्ट, इजराइल एक राष्ट्र नहीं हो सकता, उनके जूस को ख़त्म ही कर देना चाहिए। ये जो हिटलर ने किया था वही तो कैंपेन था ये। तो लेकिन इजराइल को मानने वाले इस्लामिक देश बाकी है, सऊदी है। हमने कहा अब्राहम अकॉर्ड जो है, अब्राहम अकॉर्ड साइन हो रहा था जब तो हमला हुआ था अक्टूबर 7 का। बहरीन है, कतर है, यूएई है, ओमान है, यमन का जो बाकी पार्ट है यमन वो भी है। वो सारे मानते हैं इजराइल को, लेकिन ईरान मानने को तैयार नहीं है। पहले तो ईरान ही माना था सबसे पहले, कहते हैं कि देश उसी ने, जब शाह ऑफ ईरान थे, जब चल रहा था, जब वो बहुत फ्रेंडली नेशन थे। लेकिन जब 70 के बाद जब शाह ऑफ ईरान को वहाँ से भगा दिया गया बाद, तो पूरा दुनिया बदल गया था। और इजराइल का यही था कि हम एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस कहते हैं अंग्रेजी में, कि हमको रहना है यार, हम कहाँ जाएंगे। हमको इससे पहले भगा के हमको यहाँ से भगा दिया था, हमारे अस्तित्व की लड़ाई हो जाती है उनको, क्योंकि सोलोमन का जो लैंड था उनका, जो अगर आप न्यू टेस्टमेंट देखें, न्यू टेस्टमेंट में लिखा जाता है कि कहाँ कहाँ ये लोग भागे थे, और सिर्फ एक ही देश था जो उनको शरण दिया था। कोई भी देश में ये जूस भाग के गए थे जब भी 17th-18th सेंचुरी में, उनको आने नहीं दी। अच्छा। सिर्फ भारत देश उनको शरण दिया था। यहाँ के मणिपुर में शायद वो रहे थे। नहीं, फर्स्ट सबसे ज़्यादा पहले मुंबई में आए थे। अच्छा। जब का बॉम्बे, उसके बाद केरला में अभी भी कोच्चि में जू टाउन है। अच्छा। सिनागॉग है उनका जो मंदिर है। अच्छा। 26 फैमिलीज रहते थे, अभी सारे 25 चले गए, जिससे एक ही फैमिली बचा है वहाँ। अच्छा। लेकिन अभी भी जू टाउन है वहाँ, बहुत ब्यूटीफुल जगह है। हमारे घर से 16 किलोमीटर दूर मेरे घर से एक टाउन है क्रैंगनोर, कोस्टल टाउन है, पोर्ट है। उस पोर्ट में उतरे थे पहले ये लोग आके, वहाँ भी एक सिनागॉग है। अच्छा सर, इजराइल का तो अस्तित्व की लड़ाई है, इजराइल को रहना चाहिए,
लेकिन ये फ़िलिस्तीन के साथ जो लड़ाई है उसके साथ हमास, हिजबुल्लाह, हूती जितने भी लोग आ रहे हैं, तो ये फ़िलिस्तीन का भी तो अस्तित्व होना चाहिए वहाँ पे, फिर इसको फिलिस्तीन का अस्तित्व ये बात है कि आप अगर ब्रिटिश टाइम तक जाएं तो ब्रिटिश के पास ज़माने से शुरू हुआ था प्रॉब्लम ये। जब 1940 और 1950 में बीच में जब 1948 को इसराइल बना था, हाँ, इसराइल को किसी ने आज़ादी नहीं दी थी, इसराइल बन गया था अपने आप, क्योंकि जो लैंड था वो डिजर्ट पैलेस्टाइन के लैंड पास है वो। उन्होंने खरीद लिया था अच्छा, अरब्स के पास से, टुकड़े टुकड़े करके एकड़ एकड़ करके खरीद के एक लैंड बनाया उन्होंने। कोई उनको मुफ्त में नहीं दिया, जैसा अपना भारत देश था वो अपना देश था, लेकिन उनको पास उनके था ही नहीं देश कुछ। तो जो पैलेस्टाइन का जो कॉन्सेप्ट आया, जब ब्रिटिश मैंडेट मिला था ब्रिटिश को, वो टाइम ब्रिटिश ने कहा ठीक है हम पैलेस्टाइन देंगे, इसराइल को भी हम रहने देंगे, लेकिन आइडेंटिफाई नहीं किया था कि ये एरिया है। और जैसे 1948 में इसराइल फॉर्म हुआ, उन पे हमला हुआ। इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, पैलेस्टाइन, सऊदी अरेबिया, 52 कंट्रियों ने मिलके इराक, सुना। ईरान सारे मिलके पड़ गए उनके ऊपर। सोचिए जिस देश को आज़ादी मिलके 1 साल भी नहीं हो रहा था उनके ऊपर हमला हुआ, ना उनका एयरफोर्स था ना कुछ था उनके पास, लेकिन उन्होंने ऐसा घमासान लड़ाया कि सारों को सर हरा दिए। उसके बाद उन्होंने साइना पेनिनसुला इजिप्ट से खींच लिया, जॉर्डन के पास से वेस्ट बैंक ले लिया, और इस तरफ गाज़ा था वो भी, लेकिन बाद में वो सब वापस कर दिए थे, ठीक है। लेकिन जब पीस अकॉर्ड बाद में, अगर आप पैलेस्टाइन की हिस्ट्री के बाद में जाके, इसराइल अपने आप बन गया था, उनको बताया गया कि जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है, जो यासिर अराफात के PLO से आया था, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन था, लेकिन पीस जब हुआ था, मिडल ईस्ट पीस अकॉर्ड हुआ था, जैसे मैंने बताया नोबेल प्राइज़ मिले थे उनको, वो टाइम पे डिसाइड किया गया था कि जो पैलेस्टाइन है उसको पैलेस्टाइन अथॉरिटी रन करेगा, जो कि PLO का एक अवतार है, अच्छा, सिविलियन अवतार है। उसके बाद यासिर अराफात गुजर गए, महमूद अब्बास उनके राष्ट्रपति बन गए, लेकिन महमूद अब्बास अपने घर के बाहर भी नहीं निकल सकते, वो हाल है उनका, क्योंकि हमास ने पूरा टेक ओवर कर लिया था। अब ये हाल हो गया कि वेस्ट बैंक अभी भी उनके हाथ में है पैलेस्टीन अथॉरिटी के, लेकिन जो गाज़ा है जो उस तरफ है और बीच में इसराइल है, गाज़ा की तरफ हमास ने पूरा टेक ओवर कर लिया कम्प्लीटली। अच्छा, अब आप देखते होंगे जब बॉम्बिंग होता है तो एक स्टेटमेंट आता है कि 50 बच्चे मर गए, बूढ़े मर गए, महिलाएं मर गए, सिविलियंस पे सिविलियंस मर गए। ये स्टेटमेंट कौन इश्यू करता है? हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ गाज़ा। और हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ गाज़ा कौन चला रहा है? हमास। तो अगर वहाँ 5 मरे तो उसको 50 कर देते हैं वो लोग, और वही हॉस्पिटल के नीचे टनल बनाते हैं, वही मिसाइल्स रखते हैं, वहीं से लॉन्च करते हैं। वो हमास बात नहीं करेगा। तो हमास की जो बात है वो हम बिल्कुल उसको सीरियसली लेना नहीं चाहिए, हमको वो अलग रख देंगे। जो ईरान ये बना रहा था सर, ये तो क्योंकि ये हमास को भी सपोर्ट करता है, ईरान करता है, प्रॉक्सी वार तो वही करवाता वही तो है। है। तो क्या गारंटी है कि ये हथियार उनके यही तो है, पास नहीं लग सकता? यही तो है, यही तो डर था reason ईरान का, इसराइल का, कि ये जो न्यूक्लियर वेपन है ये छोटे बच्चों का खिलौना नहीं है, ये आतंकवादियों के हाथ लग हाथ सकते में पड़ जाएगी। इसलिए पाकिस्तान का जो उनका न्यूक्लियर वेपन का जो चाबी मैंने आपको बताया था कि यूएस के पास है, इसलिए। अच्छा सर, ये कैसे उसके पास गया, यूएस के पास इसकी क्योंकि जब अफगानिस्तान वार हुआ था वो टाइम से उनको डर था कि अलकायदा कहीं पाकिस्तान को ओवररन कर जाए और वो न्यूक्लियर वेपन लेके निकल जाए वहाँ से, तो वो यूएस के खिलाफ यूज़ कर सकता है, जैसे उन्होंने प्लेन यूज़ किया था 9/11 में, यूज़ कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि भैया आप चाबी हमारे पास रहेगा, हम ताला डाल के रख देंगे, आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम आपको देख लेंगे। वही हुआ था अभी भी, जो 4 दिन की लड़ाई हुए थे उसमें भी अमेरिका ने कहा भैया लड़ो मत अभी, क्योंकि उनको पता है क्योंकि पाकिस्तान यूज़ नहीं कर सकता एक न्यूक्लियर ब्लफ, जैसे मोदी जी ने कहा। तो हमने कॉल किया न्यूक्लियर ब्लफ को, क्योंकि कभी भी हम जब लड़ते हैं तो बोलते हैं हम न्यूक्लियर स्टेट है, तो हम डर जाते हैं। वो हमेशा डराता है, वो अभी वो ये बात नहीं छोटी-छोटी हुआ। बातों में भी कहता वो रहता तो है है। ना, ये जो पुराने एक कहानी है, एक गांव में शेर आया बोल के एक लड़का बोलते रहता है, कभी भी कोई शेर नहीं आता है, लेकिन जब शेर सही में आता है उस दिन कोई सीरियसली नहीं लेता उसको। तो वही हाल है अभी, पाकिस्तान तो बोलता रहता है बस। अभी बिलावल भुट्टो भी जो सिंधु जल समझौता इसको लेके वो धमका रहा बच्चा है, वो राहुल गांधी का और एक अवतार है, वो उसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सबको पता है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो था, और मैंने इसके बारे में बहुत बात किया था इससे पहले भी, जब पहले बार अकॉर्ड को पॉज किया था मोदी जी ने, कि जो इंडस वाटर ट्रीटी था वो बिल्कुल भारत के खिलाफ था। पता नहीं नेहरू ने कैसे साइन किया कि 80% पानी इंडस का आप पाकिस्तान को दे रहे हैं, इंडस वाटर सिस्टम। उसमें 3 वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स है, जो लेह लद्दाख से आता है तिब्बत से होते हुए, और 3 पंजाब की तरफ से जाता है जो पाकिस्तान की तरफ जाता है। सिर्फ जो हमारे पास ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स कहते हैं उसको,
जो पंजाब से जाता है, वो रिवर्स के ऊपर हमारा अधिकार है। उधर भी फिर भी हमको 60% उनको देना पड़ता था। तो इंडस वाटर ट्रीटी बहुत अच्छा मोदी जी ने मूव किया था। एक बुलेट फायर किए बिना पाकिस्तान का हाल बुरा कर दिया। तो सर ये हम आगे बरकरार रख सकते हैं या फिर हमें? हाँ, अब क्या कर सकते हैं बोलिए। हमारा डैम तोड़ेंगे ये लोग आके? तोड़ने दो। इंडस के ऊपर तो कोई डैम नहीं है, क्योंकि वो लेह लद्दाख से आता है, वहाँ कोई डैम बनाने का आपको अधिकार नहीं था बोल के वो ट्रीटी में था, तो हमने डैम नहीं बनाया। ठीक है, अब जब कहते हैं कि हम कैनाल बना के पानी लेके जाएंगे पंजाब की तरफ और वहाँ सतलज बीएस यमुना कैनाल उसको लिंक कर देंगे। ये बात मैंने 4 हफ्ते पहले एक टेलीविज़न डिबेट में कहा था। 2 हफ्ते पहले अमित शाह जी ने यही बात कहा कि हम और एक टनल आप में एक कैनाल बना देंगे, फिर सबसे जल्दी कैनाल बन जाता है। तो खबर तो आप सर 15-20-100 बुलडोजर लाओ, कैनाल फटाफट बन जाती है। डैम बनाने में 10 साल लगेंगे आपको। खबर सर एक ये भी आती थी कि चाइना भी रोक सकता है पानी। क्या चाइना से हमारा चाइना कैसे रोकेगा? क्योंकि ले जो इंडस है, जो इंडस मेन रिवर है, उसका जो 80% उसका जो कैचमेंट एरिया, जो बारिश इनके यहाँ ये होता है कि समर में पानी ज़्यादा होता है क्योंकि बर्फ़ पिघलता है। हमारे यहाँ समर में पानी नहीं होता, डैम में खाली रहता है। सोचिए आप, तो ऐसा सिस्टम है हमारे पास कि जहाँ समर में पानी मिल सकता है हमको। तो इसका जो 80% जो पानी कैचमेंट एरिया है वो चाइना की तरफ से नहीं आता, तिब्बत से नहीं आता। वो जैसे लद्दाख में एंटर होता है वहाँ से इसका पानी भरना शुरू हो जाता है। तो पाकिस्तान सॉरी चाइना क्या रोकेगा? हमारे पास से पानी मिलेगा उसको इंडस में। और मैं गया हूँ, मैं एक 8 महीने पहले लास्ट अप्रैल में मैं गया था, लेह लद्दाख गया था। इतना ब्यूटीफुल सीनरी है उसका। जो संस्कार रिवर एक तरफ से आता है, इंडस एक तरफ से आता है और संगम मिलता है और वहाँ से फिर वो जम्मू कश्मीर की तरफ चला आता है, कारगिल की तरफ। तो देखने में बहुत सुंदर जगह है, लेकिन वहाँ डैम नहीं बना सकते हम क्योंकि वो टेरेन ऐसा है। अच्छा सर, जब ईरान का उद्देश्य ये था न्यूक्लियर बम बनाने का, तो फिर चाइना रशिया को डर नहीं लगता कि ये किसी आतंकवादी के हाथ लग जाएगा? ये क्यों सपोर्ट कर रहे थे? ये है ना, पागल के हाथ में जो पत्थर लगते हैं ना, पता नहीं कहाँ फेंकेगा वो हाल है। और यही हाल रशिया को मालूम है, चाइना को मालूम है। पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान का जो भी कंट्रोल है वो चाइना के पास भी है, क्योंकि उनके जो एयरक्राफ्ट चाइना देता है, एयर डिफेंस सिस्टम चाइना देता है, सब कुछ चाइना के पास आता है। उनको यूएस से कुछ नहीं मिलेगा अभी। जैसे अफगानिस्तान ख़त्म हो गया तो ख़त्म, चैप्टर बंद। लेकिन आप पूछने के, आपका प्रश्न ये है कि रशिया को डर नहीं लगता क्या ईरान से? हाँ ज़रूर, लेकिन उनको मालूम है कि ये बनाने से पहले यूएस उसको उड़ा देगा। इसलिए देखिए, इतना भी होने के बाद भी रशिया ने एक स्टेटमेंट इश्यू किया, बस कोई इस्लामिक राज सारी एक प्रेस नोट इशू कर दिया, ख़त्म हो गया। लेकिन कोई ईरान के साथ खड़ा नहीं। एक प्रॉब्लम है इनका, आपको पता चलना कि ईरान शिया नेशन है, बाकी सारे सुन्नी है। पाकिस्तान सुन्नी है, सऊदी अरेबिया सुन्नी है। और इनको ईरान के साथ कभी, अभी नहीं, बहुत सालों से आपस में ही इवन हज आने के लिए उनको आने नहीं देते ईरानी पिलग्रिम्स को, क्योंकि शिया सुन्नियों के बीच में अभी नहीं, बहुत पहले से लड़ा था। क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद का जो लाइनेज है उसके ऊपर लड़ाई हुई थी कि कौन होना चाहिए फॉलो, उनका जो नेक्स्ट होता। तो एक तो तुर्की बोलता हम तो कैलिफेट हैं, लेकिन ये दो यहाँ ही लड़ रहे थे। तो रशिया और चाइना को कोई डर नहीं है, उनको पता है कि ये ईरान के पास जो होने वाला है, जो भी होगा उसको अमेरिका ख़त्म करेगा। ना इजराइल ना अमेरिका तो पक्का ख़त्म करेगा, क्योंकि अमेरिका को भी डर है कि ये कहीं किसी को बेच ना दे कल के दिन। वो टाइम पे लिबिया था, इराक था, सीरिया था, तीनों डिक्टेटरशिप थे। एक तो असद फैमिली था, एक गद्दाफी था और एक सद्दाम हुसैन। अगर पाकिस्तान उसको बेच दिया तो ये लोग यूएस के खिलाफ पक्का यूज़ करते हैं। वो डर था यूएस को, तो ये नहीं होना चाहिए था। तो यूएस इजराइल को तो वैसे भी लेके चले जाते हैं। इजराइल एक अलग राष्ट्र है। हाँ। वो किसी के बात नहीं मानते, नहीं मानता। लेकिन सर, अगर उस पर न्यूक्लियर बम ही डाल दिया जाए तो फिर वो क्या करेगा? न्यूक्लियर बम कोई नहीं डालेगा। हाँ। आपको ये सबको पता है उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है। नहीं, वो नहीं, कोई देश नहीं डालेगा, कोई देश का सेना नहीं डालेगी, क्योंकि रूल्स रेगुलेशंस बने हुए हैं। पर कोई आतंकवादी के हाथ लग जाए तो वो तो डाल सकता है, वो तो डाल सकता है। न्यूक्लियर वेपन स्टोर करते हैं, उसको मिला के नहीं रखते, उसका वॉरहेड अलग रखते हैं, उसका डिलीवरी सिस्टम तो अलग रखता है। उसको जो डिलीवर करने वाला व्हीकल है वो सैम होगा, दैट इज सरफेस टू एयर मिसाइल होगा, या एयरक्राफ्ट को यूज़ करेंगे, जैसे राफेल है या सुखोई है। और उनके पास F-35 जो इजराइल के पास है, अमेरिका के पास भी, अमेरिका बनाता है वो। तो वो चीज़ जो डिलीवरी व्हीकल है वो टेररिस्ट के पास है ही नहीं। आप एक बम लेके करोगे क्या? हाथ में लेके फेंक तो नहीं सकते ना। अच्छा, अभी जो डिलीवरी कैसे कर, जैसे ईरान कर रहा है अभी, डिलीवरी उनके पास है, उनके पास जो प्रोजेक्टाइल डिलीवर करने का जो व्हीकल है उनके पास है।
वो कोई टेररिस्ट को मिलेगा नहीं कभी, अच्छा, वो बात है। तो अभी जो डिस्ट्रॉय कर दिया गया है तो क्या इसके बाद ईरान नहीं कर बनाएगा? 10-15 साल पीछे चला गया ईरान। सी एक प्रॉब्लम क्या है, एक बार जब एक न्यूक्लियर साइट को डिस्ट्रॉय करते हैं, वहाँ का जो रेडिएशन इम्पैक्ट है वो अभी तक रीड आउट नहीं मिला हमें। IAEA जो है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उन्होंने कहा कि हमको अभी वहाँ पहुँचने तक उन लोग आने भी नहीं दे रहे हैं उधर। तो जो रेडिएशन इफेक्ट्स है उसका पता बाद में चलेगा कि कितना रेडिएशन है, इसलिए ये लोग पहाड़ के नीचे रखते हैं उसको। वो पहाड़ के तरफ अगले 5000 साल तक भी जा नहीं सकते। अगर सेंट्रीफ्यूज वहाँ था, अगर यूरेनियम वहाँ था, अभी कह रहे थे उन्होंने यूरेनियम वहाँ से हटा दिया था, लेकिन यूरेनियम ऐसा कुछ नहीं कि अब चावल जैसा है कि जो यहाँ से लेके बोरी उस तरह लेके वहाँ जा, नहीं। यूरेनियम बहुत 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 डेंजरस चीज़ है, उसको बहुत केयरफुली हैंडल करना चाहिए। तो आप कोई लॉरी में डाल के या कोई ट्रैक्टर में नहीं ले जा सकते हैं उसको। तो यूरेनियम का जो ये है वो डिस्ट्रॉय अगर हुआ, अगर पूरा मार दिया, स्पेशली सेंट्रीफ्यूज, जो आप शायद कॉलेज में पढ़ते हैं, जब हम लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो सेंट्रीफ्यूज रख के उसको घुमाते हैं जोर से, ताकि वो मटेरियल बॉटम में सेटल हो जाए। इसी का एक इंडस्ट्रियल वर्जन है जो यूरेनियम के लिए करते हैं, जो प्योरिटी ऑफ यूरेनियम के लिए करते हैं। अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाए तो भी डेंजरस है। तो ये सारी चीज़ अगर आप देखें तो एक 15-20 साल ईरान पीछे चला गया। ये जो फोर्दो में जो हुआ, इस्फहान में जो हुआ, जो तेहरान के पास हुआ यूनिवर्सिटी में, और जो हमने नटांस में देखा, ये 4 जगह पे जो बॉम्बिंग हुई थी, सारे के सारे न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को मार दिया गया कम्प्लीटली। उसका सही जो हिसाब किताब है वो बाहर आने में बहुत समय लगेगा। ईरान तो बताएगा नहीं कि हमारा पूरा नष्ट हो गया। उनको गवर्नमेंट को फिर रहने कैसे, वहाँ के जो जनता है वो तो उनके वो थूकेंगे। तो डेफिनेट उनको डर है ये बात का। अभी जो सीज फायर की बातें हो रही है, फिर दोनों तरफ से अभी ना कर दिया गया, तो आगे क्या लगता है आपको? इसमें एक पॉइंट ट्रम्प भी भूल रहे हैं, बाकी सब लोग भूल रहे हैं कि ईरान का एक व्यू है जो अभी तक बदला नहीं है। वो ये कहता है कि इजराइल हैज नो राइट टू एग्जिस्ट। हम सारे जूस को खत्म करेंगे। अभी भी उन्होंने ना नहीं कहा ये बात पे। जब तक वो व्यू होगा आप कैसे सीज फायर करेंगे? आज ना कल फिर वो हथियार उठाएंगे। ये जो सीज फायर है ना, बहुत केयरफुली देखना पड़ेगा। यूजुअली सीज फायर के टाइम पे क्या होता है, जो नेशन बैकफुट पे रहता है वो अपने आप को संभाल लेता है। तो टाइम मिलता है, 3, 4, 5, 6 महीने का टाइम मिलता है। वो पूरा अपना जो वेपनरी है उसको जमा कर लेता है। जो उनको मार दिए गए लीडर्स, उनके जगह पे और किसी को अपॉइंट करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं। बाकी जो नए फोर्सेस है उनके जो हथियार है वो सारे इकट्ठे करेंगे, उसमें जो ख़राब हो गया उसको वापस कर देंगे, फेंक देंगे। ये सारी चीज़ कर सकते हैं सीज फायर के टाइम पे, क्योंकि आपके ऊपर कोई फायर नहीं करेगा। यू हैव सीज्ड द फायर, दैट इज सीज फायर। तो ईरान को एडवांटेज यही है कि उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम को एनालाइज कर सकते हैं कि हमारा कितना सेंट्रीफ्यूज गया, हमारा कितना यूरेनियम गया। उसके बाद हमारे जो न्यूक्लियर प्लांट, उनका एक न्यूक्लियर प्लांट जो डिफंक्ट था उसी को भी मारा, एक हेवी वाटर प्लांट को मारा। जैसे हेवी वाटर प्लांट क्या होता है, जो न्यूक्लियर फ्यूल जो यूज़ करते हैं, जो फोर्दो में नहीं, वो और एक जगह पे था, वहाँ भी उन्होंने मारा था। तो फोर्दो में न्यूक्लियर ये था, उनका जो सेंट्रीफ्यूज था वो वहाँ था। अच्छा। जो एनहांस कर रहे थे प्योरिटी। तो ये जो हेवी वाटर प्लांट था अपने पास भी, मंगनूरू एक जगह पे, मंगनूरू का अच्छा नाम है आंध्रा में, वहाँ हमारे पास भी हेवी वाटर प्लांट है। जो भारत ने सारे न्यूक्लियर प्लांट्स के लिए हेवी वाटर भेजता है। अच्छा। हेवी वाटर से न्यूक्लियर प्लांट के जो फ्यूल सिस्टम्स हैं, फ्यूल रॉड्स है जिसका मैंने बात किया था, वो बहुत गर्म होता है, हज़ारों सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे जाता है, उसको कूल डाउन करते हैं। अगर वो नहीं है तो यूज़ नहीं कर सकते, तो उसको भी डैमेज किया गया। तो सारी चीज़ एकदम पीछे चला गया 15-20 साल। अभी उनको वापस लेके आना पड़ेगा, और उनके ऊपर एम्बार्गो है, वो बाहर से ला नहीं सकते, खुद तो तैयार भी नहीं कर सकते। ये सारे जो अभी उनके पास है सब चोरी करके लेके आए थे जर्मनी, फ्रांस से। जैसे पाकिस्तान ने चोरी किया था AQ खान ने, वही इसी तरह इन लोगों ने चोरी किया था। अभी खुद बनाना है तो बहुत मुश्किल है। ईरान लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाने में माहिर है। उन्होंने नॉर्थ कोरिया से सीखा था, रशिया से सीखा था, चाइना से सीखा था। वो उनके पास अभी भी कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ कन्वेंशनल वेपन्स होगा आपके पास। नॉन कन्वेंशनल जैसे न्यूक्लियर वेपन्स है वो नहीं बना सकते, वो तो नामुमकिन है। सर, इजराइल भी इतने दिनों से युद्ध लड़ रहा है, फ़िलिस्तीन से लड़ रहा है, हमास, उन सब से लड़ रहा है। इस बीच में ईरान से भी युद्ध किया, तो उसके भी जो वेपन्स हैं, उसकी भी इकोनॉमी है, वो तो भी डाउन हुई है। तो फिर अगर ये लंबा चलता है, मान लीजिए ईरान नहीं रुकता है, तो कितना नुकसान हो सकता है, क्या कर सकते हैं? आपको पता है किसने दिया था उनको वेपन्स? अमेरिका ने ही दिया था ना? हम दिए थे, भारत देश ने दिया था। अच्छा।
क्योंकि हमारे पास इसराइल के साथ टाई अप है। हैदराबाद में एक प्लांट है, एक मिसाइल कॉम्प्लेक्स है जो ड्रोन्स भी बनाता है। ऐसे 6 या 7 इसराइल के ड्रोन्स भी तो हमारे पास है। जो हम बालाकोट में जो सिंदूर हमने स्ट्राइक किया था, बालाकोट कैंप में, वो मिसाइल इसराइल ने दिया था हमको। तो जब 6 या 7 महीने पहले सीरिया में एक शिप पकड़ा गया था, भारत से जो निकला हुआ शिप था, उसको सीरिया में पकड़ के रोक दिया गया कि वो इसराइल को जा रहा था वो। फिर इसराइल ने प्रेशर डाला सीरिया पे और 2 दिन में उस शिप को छुड़वाया। वो शिप में सारे मिसाइल्स थे। अमेरिका देता है दूसरा, उनका प्रोडक्शन आपने जैसे कहा सही है ये, क्योंकि एक एक बार जब मिसाइल आता है तो उनके पास 3 डिफेंसिव मैकेनिज्म है। जैसे हमारे पास 6 है, आकाश तीर से लेके S-400 तक है, उनके पास 3 है। सबसे आउटर वन इज कॉल्ड पेट्रियट मिसाइल्स, जो अमेरिका का जॉइंट वेंचर है, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल्स को काउंटर करता है, जैसा हमारे S-400 करता है। जो सेकंड रेंज है उसको डेविड स्लिंग कहते हैं, जो 200 किलोमीटर तक मिसाइल को ट्रैक कर सकता है, 200 किलोमीटर पहले मिसाइल को मार सकता है, जो कि समुद्र के ऊपर है वो टाइम पे। लेकिन अगर पास में आ जाए, जो आप टीवी में देखते हैं, 30-25 किलोमीटर 50 किलोमीटर तक जो मार गिराते हैं, उसको उन्होंने और एक सिस्टम बनाया जो हमको मालूम है, वो उनका डिफेंसिव सिस्टम है एक। तो वो डिफेंसिव सिस्टम यूज़ करके उन्होंने मारना शुरू कर दिया था। तो ये सारे जो इजराइल के सिस्टम्स हैं, ओके, आयरन डोम कहते हैं जो उन्होंने यूज़ करते हैं। सर आयरन डोम पे भी तो बोल रहा है कि ईरान ने हमला किया था, आयरन और डोम सोशल मीडिया पे इतना चल कल रहा भी है हुआ कि था, कल एक मिसाइल आके गिर गया था एयरफोर्स बेस पे। आप याद रखना चाहिए कि अगर आपको जब फायर कर रहे हैं मिसाइल, ड्रोन हो या मिसाइल, उसका अगर $20,000 है, इंटरसेप्ट करने के लिए आपको $1 मिलियन खर्च करना पड़ता है। तो आप डिसाइड करते कभी कभी चलो जाने दो थोड़े को, क्योंकि अगर आपके ऊपर एक साथ 100 मिसाइल्स की वर्षा किया जाए, कंप्लीट मार दिया गया आपके ऊपर, टैकल करना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि ये मिसाइल जनरेटर जो है, जो भेजता है ओपन मिसाइल भेजता है, क्योंकि एक मिसाइल आ रहा है उसको काउंटर करना पड़ता है। तो कभी कभी मिस हो जाता है वो, क्योंकि इसके अंदर सेंसर्स है और वो ट्रैक करता है अपने आप, रैडार है, सब कुछ उसके अंदर है, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है। तो आयरन डोम को चोट पहुंचाया है ईरान ने? चोट पहुंचा नहीं। आयरन डोम ऐसा चीज़ नहीं है कि जिसको हमने डोम बना के रखना है। वो भी एक मिसाइल है। वो तो जैसे वहाँ से मिसाइल लॉन्च होता है, यह ऑटोमेटिक डिटेक्ट करते, ये फायर करता है और उसको आकाश में तोड़ देते हैं। लेकिन अगर वो कैलकुलेट करता है कि ये मिसाइल कहीं जा रहा है जहाँ कोई पॉपुलेशन नहीं है, तो जाने देते हैं उसको। अच्छा, वहाँ जाके उसका भी तो नुकसान है, लेकिन नुकसान हुआ इसराइल में एक बार। ये नहीं किसी 98% तक एक्यूरेसी है, 2% का तो होता ही है। हम लकी थे, हमारे तरफ जम्मू में थोड़ा गिरा था, पाकिस्तान की तरफ जो हमला हुआ था 10-15 लोग गुजर गए थे, गुरुद्वारा पे गिरा था एक, तो वहाँ जम्मू की तरफ बहुत नुकसान हुआ सर। था। लेकिन जिस तरह से इजराइल और ईरान का युद्ध हमने देखा, जैसे लोग वहाँ सड़कों पे आ गए हैं, घरें मतलब बिल्डिंग गिर गई हैं, तो उनको देख करके तो मुझे ऐसा फील होता है कि हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, फिर 4 दिन के बाद जो हो गया कि सीज़ फायर हो गया, ठीक है, ट्रंप अपने आप को बहुत महान बनते हैं, लेकिन हमें पता है सच्चाई क्या है, कैसे सीज़ फायर हुआ है। वो बहुत ही बड़ा और स्ट्रॉन्ग डिसीजन था हमारे मतलब लीडर्स का, मुझे लगता है, क्योंकि आम पब्लिक को उसमें बहुत नुकसान। मैं उसके बारे में बहुत डिटेल में तेलुगु चैनल्स में और एक इंग्लिश चैनल में बात कर चुका हूँ, और एक मलयालम चैनल पे भी। हर चीज़ का क्या एंड गेम होना चाहिए। क्या आप एक फुटबॉल गेम 4 दिन खेल सकते हैं? नहीं ना, 90 मिनट में फुटबॉल का गेम ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपका कोई एंड गेम नहीं है, आपका जो टारगेटेड क्या चीज़ था, आपका ऑब्जेक्टिव क्या था, टेरर कैंप्स को मारना, हमने मार दिया। जब खत्म हो गया था खेल, मैं जैसे पहले बताया था आपको, लेकिन पाकिस्तान और उसको आगे खींचना चाहता था। उन्होंने हमारे सिविलियन एरियाज और हमारे जो एयरफोर्स बेसिस पे हमला करने की कोशिश किया। सिविलियन एरियाज में थोड़े बॉम्ब आके गिर गए, थोड़े नुकसान हो, थोड़े लोग मर गए थे, 15 लोग तक गुजर गए थे। लेकिन हम उसका एंड ऑब्जेक्टिव क्या किया, 2 दिन बाद हमने ऐसा हमला किया कि उनके सारे एयरफोर्स बैटरीज डिस्ट्रॉय कर दिए, उनके जो रैडार्स को डिस्ट्रॉय कर दिए। वही चीज़ इसराइल ने किया था जब वो तेहरान पे हमला कर रहा था, इस्फहान पे हमला कर रहा था, बाकी चीज़ पे हमला कर रहे थे। उन्होंने पहले उनके एयरफोर्स के रैडार्स को कम्प्लीटली मार दिया। उसके बाद कहते हैं हम तो ऑपरेशन फ्रीडम, हम तो घूम रहे तेहरान के आकाश पे, अभी कोई फायर नहीं कर सकता उनके ऊपर। ये था, ये हमने भी किया था। तो मोदी जी, जब लोग कहते क्यों रोक गया, अरे जाके लाहौर खींचना था, कराची खींचना था, बोलने में बहुत अच्छा है। हम ऐसे लोग हैं जो घर पे बैठ के धोनी को बोलते हैं IPL T20 में बैट कैसा करना है। हाँ, हम बैठ के IPL देखते देखते धोनी को बोलते हैं बैटिंग कैसा करना है। हम ऐसे लोग हैं, जब निर्मला सीतारमन बजट देते तो हम सारे फाइनेंस एक्सपर्ट्स बन जाते हैं, और जब ये युद्ध स्टार्ट हुआ हम सारे
वॉर के सब एक्सपर्ट कह रहे थे पीओके आ जाए, पीओके आ जाए, क्या पीओके आसान नहीं था? आएगा। आप सोचिए, पाकिस्तान है, मुसलमान मेजॉरिटी प्लेस है, क्या आप इसे जाके बोले भैया मेरे को दे दो? कोई नहीं देगा आपको, कोई नहीं देगा, आप कितने भी कोशिश कीजिए। तो आपको लड़के क्या लेना solution पड़ेगा। है सर? क्या POK आ सकता है? पीओके नहीं आएगा, भूल जाओ। मैं इसके बारे में, मेरे पास बहुत सारे लोगों ने मुझे डांटा है, बोला कि ऐसे क्यों बात करते हो। मैंने प्रैक्टिकली सोचो, प्रैक्टिकली सोचो, पाकिस्तान है, सर मुस्लिम लेकिन जब मेजॉरिटी, हरी हमारे पास सिंह एक ने कश्मीर रख के हम सर फोड़ ले रहे हैं अभी, और इसको और एक को ले लें उनके साथ, वहाँ के जो उग्रवादी है वो भी साथ में आ जाएंगे इधर, क्या करेंगे तो आप? हम कश्मीरियों को सुधार रहे हैं, उनको भी सुधार लेंगे बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ सर। जो लेकिन वो लैंड हरी सिंह ने जब किया वहाँ पे, जब हाँ। वो लोग आए यहाँ पे, इस पे अटैक किया, बाद में हरी सिंह ने अपनी मर्जी से नहीं कर रहे थे, बाद में जब देखे कि हम पीटे जाएंगे, तो जब भारत के पक्ष में उन्होंने लिख दिया है, तो फिर क्या दिक्कत है? नहीं, वो वर्ल्ड लेवल पे भी चीजों को वो समझना जो चाहिए। टाइम पे नेहरू ने जो गलती किया था, बहुत बड़ा गलती था। ठीक है, लेकिन नहीं हरी जाना सिंह में थोड़ा टाइम लिया था साइन करने के लिए। अगर आप 24 घंटे पहले किया जाता तो पीओजे कभी नहीं बनता। लेकिन हमको चांस था वापस लेने के लिए। जब बांग्लादेश वॉर के बाद 71 हमारे पास 90,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, पाकिस्तानी, ईस्ट पाकिस्तानी जो पकड़े गए थे, जो सरेंडर किए थे, हम उनके साथ बैठ के सौदेबाजी कर सकते थे। सर लेकिन उसमें भी एक खबर आती है कि यूएसएसआर जो हमारा सपोर्ट किया था, जुल्फिकार भुट्टो के साथ जब डिस्कशन होने चला, 1 साल बाद शायद, वो जब युद्ध खत्म हुआ तो 1 कि 2 साल बाद शायद वो डिस्कशन होने चला, तो वहाँ पे यूएसएसआर ने कहा कि अभी सारे तरफ शांति है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि फिर से युद्ध की शुरुआत हो, तो इसलिए आप पीओके का मामला खत्म कर दो, शिमला दबाव अकॉर्ड वहाँ से साइन था, कर जाते। हाँ वहाँ से मामला खत्म कर दो। तो वहाँ भी इंदिरा गांधी पे दबाव था, कहते हैं लोग, ऐसी खबरें मैंने पढ़ी है कई जगह। इसमें कितनी सच्चाई है? इंदिरा गांधी के ऊपर बहुत प्रेशर था, इसमें कोई डाउट नहीं है। शिमला अकॉर्ड साइन किया था हमने, हाजी पीर वापस कर दिया था। हाजी पीर जहाँ से हमारे ऊपर कारगिल में बाद में पाकिस्तान ने हमले किया था, क्योंकि हाजी पीर तो वहाँ बैठा बिल्कुल ऊपर कारगिल की तरफ, वो कभी नहीं देना चाहिए था। हम वो हाजी पीर पकड़ने के लिए हमारे 300 से 400 सैनिक मारे गए थे, और हमने ऐसे ही वापस कर दिया पाकिस्तान को। तो ऐसे बहुत सारी गलतियाँ इंदिरा गांधी ने की, जैसे नेहरू ने इंडस वाटर ट्रीटी के साथ किया था, जैसे नेहरू ने अक्साई चीन के साथ किया था, आधा सा लद्दाख उनको चाइना को दे दिया, बोलता वहाँ तो कुछ नहीं है, वहाँ तो कुछ घास भी नहीं है, कुछ नहीं बनता, तो क्या हम क्या करेंगे उसके साथ। तो किसी ने बोला पार्लियामेंट में, जब भी तमिलनाडु से एक एमपी थे, वो बोला कि मैं सर पे बाल नहीं तो मैं सर काट दूँ क्या, वो हाल है। तो नेहरू ने बहुत गलतियाँ की, हिस्ट्री में बहुत है। तो अगर हम उसको वापस जाके देखें, ताशकंद देखिए, जब लाल बहादुर शास्त्री पर प्रेशर डाला गया था कि आप भी साइन कीजिए ताशकंद में, डेथ भी उनकी हो गई। डेथ नहीं तो मर्डर था, तो सीधी सीधे मर्डर था, क्योंकि पोस्टमार्टम करने से हिचकिचा रहे थे हमारे लोग, और सबको पता है क्या हुआ था वहाँ। विवेक अग्निहोत्री का पिक्चर अगर देखें तो आपको पता चल जाएगा कि हुआ क्या था वहाँ। मिट्रोकिन आर्काइव्स पढ़ लिया तो मिट्रोकिन आर्काइव्स में जो केजीबी के एजेंट थे, उनका एक किताब है मिट्रोकिन आर्काइव्स, उसमें लिखा गया था कि कैसे टारगेट किया था लाल बहादुर शास्त्री को। वो अलग किस्सा है। लेकिन जो अगर ओवरऑल पॉलिटिक्स देखें पाकिस्तान इंडिया का, मैं इसलिए पीओजेके की बात कर रहा हूँ, क्योंकि पीओजेके लेके हम कैसे लेंगे, हम क्या लड़ाई करेंगे वहाँ जाके, युद्ध करेंगे? रशिया यूक्रेन 3 साल से लड़ रहे हैं, क्या हुआ? कुछ हुआ? वहाँ 400 किलोमीटर जाते, फिर 400 किलोमीटर पीछे आते, वो इनके ऊपर मिसाइल गिराते, यहाँ 100 लोग मर जाते, वापस उन्होंने करते, वहाँ 300 मर जाते, 1 लाख लोग दोनों तरफ से मरे हैं। एंड दैट कंप्लीट जनरेशन इज गॉट वाइप्ड आउट, बोलते हैं इंग्लिश में। सारे यंगस्टर्स जो 21 से 30 साल तक की जो यंगस्टर्स हैं, सारे मारे गए, रशिया में मारे गए, यूक्रेन में मारे गए। सोचिए आप, पूरा एक जनरेशन मार खा गया। आपको क्या अचीव किया आपने? ठीक है, रशिया की तरफ उनका लॉजिक ये है कि कोई नेटो नेशन हमारे बगल में नहीं आना चाहिए, ये जब भी ख़त्म कर सकते थे। हम जब शुरू हुआ तो बोला कि 3 दिन में रशिया तो ख़त्म कर देगा यूक्रेन को। हाँ लेकिन पूरा यूरोप मिल के लड़ रहा है ना सर। वही तो है, क्यों यूरोप लड़ रहा है? क्योंकि उनको डर है कि रशिया आके हमारे पास बैठ जाएगा। क्योंकि यूरोप का और रशिया तो हमेशा से बड़ा रहा, चाहे यूएसएसआर रहा हो, चाहे टूट के रशिया बना हो, फिर भी तो रशिया ने क्या किया, पहले क्रीमिया पकड़ा, फिर उसके डॉन्स्क पकड़ा, पूरा एक एरिया क्रिएट कर दिया बेलारूस के साथ कि हमारे को एक कुशन मिल गया। अभी हमारे डायरेक्ट कोई ऑक्यूपाई नहीं कर, आके मारेगा नहीं हमें। बीच में 3 नेशंस बना दिए उन्होंने। अभी क्या हो रहा है, यूक्रेन को पैसे मिल रहे हैं, उनको हथियार मिल रहे हैं, वो मजाक कर रहे हैं, वो फायर करते जा रहे हैं। लेकिन वहाँ की पब्लिक तो सर क्या कर रही सब तंग हो गए, सब तंग हो गए। और जहाँ जहाँ भी युद्ध होता है, मान लीजिए पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ ही हुआ, तो खबर थी कि जो मुनीर है उसकी फैमिली विदेशों में है,
और वो लोग लड़ रहे हैं, तो वहाँ की जो लोकल जनता है बताइए, वो सफ़र करेंगी, उनकी फैमिली तो सुरक्षित है, हर लीडर्स की फैमिली सुरक्षित रहती है। आपको पाकिस्तान जनता में याह्या खान से लेके परवेज़ मुशर्रफ, बीच में ज़ियाउल हक, जो भी उनके नेता है, आर्मी चीफ्स थे, उनके नेता भी ये तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो, बेनज़ीर हो, आसिफ जरदारी हो, बिलावल हो, इन सारे को लंदन में बड़े बड़े घर हैं। ऐसा एक भी जनरल नहीं है जिसको नहीं है, सबको है। ऐसा एक भी पॉलिटिशियन नहीं है पाकिस्तान में जिसको लंदन में घर नहीं है। उनके सारे बच्चे हार्वर्ड में, स्टैनफोर्ड में, MIT में पढ़ते हैं। आप देखिए आज का चीफ कहाँ है? उसको एक तो मारा गया इस्माइल हानिया, हाँ। बाकी लीडर्स कहाँ बैठे हैं? कतार में बैठे हैं, लंबोर्गिनी चलाते हैं, बड़े बड़े बंगला है उनके पास। ये आईसिस के चीफ कहाँ बैठता है? कतार में बैठा है। मुस्लिम ब्रदरहुड के चीफ किधर है? कतार में बैठा है। सर लोग जानते हैं इन चीज़ों को, उसके बाद भी लोग कैसे इनके बहकाव में आ जाते हैं? जब रिलीजन ऑफ द ओपियम फॉर मासेस कहते हैं अंग्रेजी में, अगर आप बोलेंगे कि आपके कौम खतरे में है तो कोई भी लड़ने को आ जाएगा पागल। तो कौम खतरे में है तो सिर्फ मैं ही लड़ूं, तुम्हारा बच्चा क्यों नहीं लड़ रहा है? पूछेगा नहीं ना। हम यही देखना चाहिए कि हमारा एक सेल्फिश मोटिव होना चाहिए, जो मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे दिखाया था कि हमने जो करना था कर लिया, खत्म। क्योंकि हम एक ब्रह्मोस जब फायर करते हैं तो हम उस पर 100 करोड़ खर्च करते हैं एक ब्रह्मोस पे। 10 अगर फायर करें तो 1000 करोड़ हो गया। अगर आप करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे तो पैसा आपका, बांग्लादेश वॉर के पास 4 साल भारत कंगाल था, पैसे नहीं थे हमारे पास, वही हाल होना था हमारा। जब मोदी जी क्या करेंगे, बोलेंगे 10 रुपये पेट्रोल पे बढ़ा देंगे, जो हम सारे लोग चिल्लाना शुरू कर देंगे, ये क्या हो गया, कैसे बढ़ा सकते हैं हम? मोदी जी बोलते हैं आपने कहा था ना लड़ने के लिए, तो मैं लड़ने जा रहा हूँ, 1 साल तक लड़ूंगा, 10 रुपये पेट्रोल पे बढ़ा दूंगा। भाई युद्ध में नुकसान तो होता ही है। नुकसान होता है, डेड बॉडी जब वापस आना शुरू होता है उस टाइम गेम बदल जाता है। और जब अपने घर के लोगों पे आती है तब जब आता है हाँ, ना, तब समझ में जब आता है। हमारे मलयालम में कहावत है, बगल वाले घर के अम्मा को जब पागल हो जाते हैं देखने में बहुत मजा आता है, जब खुद के मम्मी को पागल हो जाती है जब प्रॉब्लम होता है हमको, ये हाल है। अच्छा सर, अब खत्म करते हैं। अब लास्ट में बता दीजिए कि ट्रम्प को नोबेल प्राइज मिलेगा क्या? कुछ भी हो सकता है आजकल की दुनिया में। हाँ। लेकिन अगर आप नोबेल प्राइज देने वाली जो भी वो संस्था है, स्वीडिश लोग हैं वो थोड़ा कंजर्वेटिव है, अच्छा, उतना इजी नहीं। लेकिन अगर हिस्ट्री में आप वापस जाए तो अगर यासिर अराफात जो टेररिस्ट थे, जो लोगों को मारते थे, हजारों लोगों को मारा उन्होंने, खुद नहीं, उनका ऑर्गेनाइजेशन ने मारा था, PLO ने, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था। अगर उनको नोबेल पीस प्राइज दिया जाए तो ट्रम्प को देने में क्या हर्जी है? मुझे तो कोई गलती नहीं लग रहा। अच्छा, क्योंकि आप टेररिस्ट को अगर नोबेल प्राइज दे सकते हैं तो आप ट्रम्प को भी दे सकते हैं। और इतना पाकिस्तान क्यों सपोर्ट कर रहा है सर? जहाँ पाकिस्तान का यही हाल है कि उनको रेलेवेंस रहना पड़ता है। वो है हम जिंदा है बोलने के लिए बीच में बोलते रहते हैं वो लोग, यही पाकिस्तान का हाल है। पाकिस्तान का रिकमेंडेशन कोई पूछेगा नहीं। लेकिन नोबेल प्राइज के लिए आप जिसको समर्थन कर रहे हो, अपनी जमीन क्या है उसको भी तो देखना पड़ेगा। वो ना नोबेल प्राइज में जब नॉमिनेशन जाता है वो अलग प्रोसेस होता है, उसका एक वोटिंग होता है। जैसा हमने ऑस्कर में देखा था, एक वोटिंग होता है उनका। अच्छा, उसमें कभी ट्रम्प को चांस तो नहीं है इसी में, बट कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि अगर वो कहते कल के दिन रशिया यूक्रेन का वॉर रोक देंगे तो शायद डायमेंशन बदल जाएगा। क्योंकि मैंने भारत देश का रोका, अफ्रीका में किसी का रोका, अभी देखो ये भी रोक दिया, मैं रशिया में जाके सारे युद्ध मैंने रोक दिए, मुझे नोबेल प्राइज दो। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए और इतनी डिटेल में अच्छी जानकारी देने के लिए। नमस्कार, थैंक यू।